हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बैटल थ्रू द हेवंस के नया एपिसोड 54 की एक्सप्लेनेशन। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। हमने आगे देखा कि प्रकाश की किरणें आकाश में उड़ गईं और एक क्षण बाद राजधानी के ऊपर आकाश में दिखाई दी। पीठ पर पंख फैलाए इन 10 से अधिक मानव आकृतियों को देखकर पूरा शहर एक बार फिर शांत हो गया। असंख्य लोग अचानक सामने आई बड़ी डू वांग इकाई को देखकर स्तब्ध रह गए। 10 से अधिक विशेषज्ञ द वैंग्स। यह लाइनअप, कई लोगों ने चुपचाप ठंडी हवा की सांस ली। उनका सिर चकराने लगा। पूरे जियामा साम्राज्य में अधिक से अधिक केवल 2 दर्जन विशेषज्ञ डवांग थे। हालांकि वे वास्तव में आज उनमें से बहुत से लोगों को देखने में सक्षम थे। इन 10 से अधिक मानव आकृतियों को देखकर युनडू के समूह के भाव हल्के सफेद हो गए थे। उनकी आंखें सदमे और अविश्वास से भर गईं। वर्तमान जियोयान के पास पहले से ही एक भयावह ताकत थी जो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को हिला सकती थी। जियोयान, क्या ये सभी आपके लोग हैं? हाई बोडोन भी इतने बड़े लाइनअप की अचानक उपस्थिति से हैरान था क्योंकि उसने उत्सुकता से पूछा था। जियोयान मुस्कुराया और सिर हिलाया। जियोयान को सिर हिलाते देखकर हाई बोडोन ने राहत की सांस ली। उसके हृदय में तुरंत खुशी उमड़ पड़ी। उसने जियोयान के कंधों को थपथपाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा साथी, सचमुच अब आप उतने लापरवाह छोटे आदमी नहीं रहे। अब आप वास्तव में जानते हैं कि सेना कैसे इकट्ठी करनी है। जियोयान धीरे से हंसा। उसने अपनी आंखें उठाईं और विपरीत दिशा में युनडू के समूह को देखा। उसकी काली काली आंखों में एक शीतलता उभर आई। ठीक है, 2 डू हुआंग, 7 डू वांग। बहुत अच्छा, यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि मेरे लौटते ही मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने इतना बड़ा उपहार दिया है। चूंकि यही मामला है, मैं इसे प्राप्त करूंगा। युनडू और अन्य लोगों की अभिव्यक्ति तब और भी बदसूरत हो गई जब उन्हें जियोयान के शब्दों से रिसने वाले गहरे ठंडे हत्या के इरादे का एहसास हुआ। हालात को देखकर लग रहा था कि आज उनका अंत हो जाएगा। हालांकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय राजधानी के करीब था, फिर भी उन दोनों के बीच दूरी थी। हाँ, जियोयान, क्या ये लोग मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के तथाकथित सदस्य हैं? ये स्टाइल वाकई असाधारण है। जब वे कार्य करते हैं तो 7 डू वैंग और 2 डू हुआन को बाहर भेजना ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में रखे जाने पर भी इस लाइनअप को काफी मजबूत ताकत माना जा सकता है। लिन यान की निगाहें दिलचस्पी से भर गईं जब उसने थोड़ी दूरी पर युनडू के समूह को देखते हुए जियोयान से तेज हंसी के साथ बात की। जियोयान मुस्कुराया और तुरंत अपना हाथ धीरे से हिलाया। उनके गहरे ठंडे हत्या के इरादे वाले सरल शब्दों ने अनगिनत लोगों को झकझोर कर रख दिया। किसी को मत छोड़ो। हाँ, जियोयान की बातें सुनने के बाद लिन यान और अन्य लोगों ने जोर से सिर हिलाया। तुरंत ही असंख्य शक्तिशाली डूकिस, जो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के डूवैंग से कमजोर नहीं थे, उनके बॉडी से फूट पड़े। अंत में उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा को चीरते हुए कई धुंधली तेज हवा वाली काली आकृतियों में बदल गए, जैसे ही वे कुछ हद तक चिंतित मिस्टी क्लाउड सेक्ट के विशेषज्ञ पर हमला कर रहे थे। जियोयान, क्या तुम्हें एक ही बार में हमें निगलने की कोशिश करके दम घुटने से डर नहीं लगता? युनडू का दिल भी तेजी से धड़कने लगा जब उसने अपना हाथ हिलाते हुए जियोयान की ठंडी कठोरता देखी। जैसे ही युनडू ने गुस्से से बात की तो उसकी आंखों में तुरंत जंगलीपन के धागे उभर आए। मिस्टी क्लाउड सेक्ट के सभी शिष्य पूरी लड़ाई के लिए तैयार रहें। हम प्राइमर कबीले को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, भले ही हमें अपने आखिरी आदमी तक लड़ना पड़े। नीचे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य, जो आकाश में गतिविधि के कारण रुक गए थे, युनडू की उग्र दहाड़ सुनकर तुरंत शुरू कर दिया। उन्होंने एक बार फिर अपने हथियार लहराए और प्राइमर कबीले के अंदरूनी हिस्से की ओर एक धार की तरह हमला कर दिया। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के इस जंगली हमले के तहत जागीर के भीतर की रक्षात्मक रेखाएं तेजी से टूट गईं। ओल्ड हाई, मैं उन 2 डहुआंगों को तुम्हारे संभालने के लिए छोड़ दूंगा। बचे हुए डू वैंग्स को दूसरों पर छोड़ दो। जब जियोयान ने जागीर की रक्षात्मक रेखा को देखा जो टूटने वाली थी, तो उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर हाई बोडोन की ओर घुमाया और धीरे से बोला। इस बार केवल लिन यान और कुछ विशेषज्ञ द वांग्स ही उपस्थित हुए थे। जियोयान ने मेडुसा, ओल्ड यिंगबू और अन्य विशेषज्ञ को, जो डूहुआन वर्ग के थे या उनसे अधिक मजबूत थे, इस समय उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी। चाहे कोई कुछ भी करे, हमेशा कुछ न कुछ रोके रखने की जरूरत होती है। किसी के लौटते ही मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सामने अपने सभी तुरुप के पत्ते उजागर करना एक अत्यंत मूर्खतापूर्ण कार्य था। वर्तमान जियोयान स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करेगा। हाँ, कोई बात नहीं। यह सुनकर हाई बोडोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। यह जानते हुए कि स्थिति अत्यावश्यक थी, उन्होंने कोई अनावश्यक शब्द नहीं कहा। उसकी पीठ पर बर्फ के पंख फड़फड़ा रहे थे और वह आकाश में अराजक युद्ध के मैदान में प्रवेश करने से पहले बाहर निकल गया और 2 डू हुआंग, युनडू और युनशा को पूरी तरह से रोक दिया। यह देखने के बाद जियोयान की पीठ पर गहरे हरे रंग की लपटें भी थोड़ी हिल गईं, जिसके बाद वह नीचे जागीर की ओर भागा। कबीले के मुखिया, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय आंतरिक यार्ड में घुसने वाला है। हम अब और बचाव करने में असमर्थ हैं। अराजक जागीर से चिंताजनक चीखें बार बार फैल रही थीं, जबकि आकाश एक बड़ी लड़ाई में उतर आया था। हर कोई रुके, उनके साथ सीधे झगड़े में न पड़े। तीरंदाजों, क्यूई ब्रेकिंग एरो तैयार करें। जागीर के भीतर से तेजी से टूटी हुई रक्षात्मक रेखाओं को देखकर यफी भी जल्दी से चिल्ला उठी। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के मानव समुद्र जैसे हमले का सामना करते हुए यहां तक कि वे कबीले के मुखिया 100 से भी कम क्यूई ब्रेकिंग एरो बचे हैं। जब एक गार्ड ने हाफी का आदेश सुना तो उसने जल्दी से कहा, उन सभी का उपयोग करें। जैसे ही वह जोर से चिल्लाए, हाफी की भौहें सीधी हो गईं। हालांकि उसकी आवाज अभी ही सुनाई दी थी जब एक काली आकृति अचानक आसमान से नीचे चमकी।
हाँ फी के मुंह से कुछ कर्कश फिर भी चलती फिरती आवाज निकली, अरे भयानक लड़के, तुम अब भी वापस लौटने को तैयार हो। इन 3 वर्षों में आपने जियो कबीले के कारण कड़ी मेहनत की है। जियो यान जानता था कि इन कुछ वर्षों के दौरान याफी पर जो दबाव था वह काफी बड़ा था। यदि ओल्ड हाई का समर्थन नहीं होता तो संभावना थी कि वह इसे सहन करने में असमर्थ होती। जल्दी आओ और अपने बड़े भाई से मिलो। हाँ फी अचानक ठीक हो गई और उसने जल्दी से एक तरफ चली गई। जियो यान तेजी से जियोडिन के पास चला गया। उसके चेहरे पर एक बेतहाशा खुशी उभर आई। हालांकि जब उसकी नजर व्हीलचेयर की ओर गई जिस पर जियोडिन बैठा था तो उसकी आंखें तुरंत संकीर्ण हो गईं और उसका बॉडी भी तेजी से काला और ठंडा हो गया। बड़े भाई, आपका पैर। के मैं ठीक हूँ। मेरे पैर में जहर भर गया है और मैं पूरी तरह अपंग हो गया हूँ। सौभाग्य से मेरे सिर और हाथों में कोई खराबी नहीं है, उत्तर देते हुए जियोडिन हंसे। जियोयान ने जियोडिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान को देखते हुए अपने दांत कसकर भींच लिए। वह कल्पना कर सकता था कि इन कुछ वर्षों के दौरान उसके बड़े भाई का जीवन कितना कठिन था जब वह जियो कबीले के शेष सदस्यों की रक्षा कर रहा था। बड़े भाई, ये कुछ साल आपके लिए बहुत कठिन रहे हैं। जियोयान धीरे से जियोडिन के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसकी कर्कश आवाज अंततः उसके हृदय की भावना को दबाने में असमर्थ थी। एक बड़ी खुरदरी हथेली ने धीरे से जियोयान के सिर को रगड़ा। जियोडिन मुस्कुराया और धीरे से गर्मजोशी भरी आवाज में बोला, तीसरे भाई, मैं अकेला नहीं हूं जो पीड़ित हुआ है। मुझे यह मत बताओ कि तुमने ये 3 साल अच्छे से जिए हैं। जियोयान की आस्तीन ने उसकी आंखों को पूरी ताकत से पोंछ दिया। उसने सिर उठाया और हंसा, यह ठीक था। हालांकि बड़े भाई को भविष्य में कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। के मुझे आशा है कि ऐसा ही है। इसके अलावा अब पुराने दिनों को याद करने का समय नहीं है। जियोडिन ने जियोयान के कंधों को थपथपाया और मुस्कुराते हुए डांटा। जियोयान मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह जमीन से उठ खड़ा हुआ, अपना सिर घुमाया और याफी से धीरे से बोला, हाँ फीजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को मेरे लिए छोड़ दो। ये शब्द कहने के बाद जियोयान ने याफी के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसका बॉडी चमक उठा और जागीर के ऊपर हवा में दिखाई दिया। अरे सावधान रहना, उनमें से बहुत सारे हैं। जब हाफी ने जियोयान को हवा में उड़ते देखा तो वह तेजी से चिल्लाई। जियोयान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी नजर तुरंत बाहर सफेद रंग की धार की ओर गई। उसकी आंखों में एक ठंडी काली निर्ममता झलक उठी। उसके हाथ हिलाने से गहरे हरे रंग की लौ का एक समूह उसके हाथ पर चढ़ गया। उसकी उंगली के एक झटके से हरे रंग की लौ जियोयान की हथेली में सिमट गई। हालांकि अदृश्य लौ का वह समूह अचानक बहुत विस्तारित हो गया। हाँ फीजी, प्राइम कबीले के सदस्यों को पीछे हटने के लिए कहें। अब इन रक्षात्मक रेखाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हाफी ने हवा से प्रसारित होने वाली आवाज सुनी तो वह चौंक गई। उसने अपना नाजुक हाथ हिलाते हुए कोई संकोच नहीं किया। प्राइमा कबीले के सदस्य जो रक्षात्मक रेखा का बचाव कर रहे थे तेजी से पीछे हट गए। प्राइमा कबीले के सदस्यों की वापसी के साथ सफेद रंग की धार तुरंत बढ़ गई और सभी दिशाओं से अधिकांश जागीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पफ, जैसे ही मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने जागीर पर बेतहाशा कब्जा कर लिया, अचानक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आई। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के एक शिष्य जो सफेद धार के सामने था के बॉडी से अचानक और अजीब तरह से आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते उसका पूरा व्यक्तित्व पलक झपकते ही राख के ढेर में तब्दील होकर बिखर गया। अचानक प्रकट हुई अजीब सी आग ने सभी को चौंका दिया। हालांकि जबकि हर कोई अभी भी चौंका हुआ था, कई धीमी गंभीर विस्फोटक आवाजें बार बार आ रही थीं। इसलिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य जो जागीर में झुंड में आए थे, जागीर के अंदर और बाहर दोनों पर्यवेक्षकों की अनगिनत हैरान आंखों के सामने एक के बाद एक जलते हुए लोगों में बदल गए। आखिरकार वे एक अजीब तरीके से अलग हो गए। आरंभ से अंत तक उनमें से किसी ने भी अपनी आसन मृत्यु के कारण करुण क्रंदन नहीं किया। पूरी जगह पर केवल धीमी धीमी आवाज थी जो मांस के फटने से निकल रही थी। इस समय अनगिनत लोगों के दिलों में एक असामान्य ठंडा अंधेरा छा गया। किसी भौतिक बॉडी के विस्फोट की धीमी गहरी आवाजें विशाल जागीर के भीतर बार बार गूंजती थीं। यह ध्वनि मृत्यु देवता की हंसी जैसी थी। बिना किसी अपवाद के मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का शिष्य हर बार इसकी ध्वनि के बाद राख में बदल जाता था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य बाढ़ के पानी की तरह जागीर की सबसे भीतरी परत की ओर उमड़ पड़े। पीछे के लोग अपनी सीमित दृष्टि के कारण आगे की ओर हुए अप्रत्याशित परिवर्तनों से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। इसलिए जब उनकी झुंड की गति धीरे धीरे एक निश्चित सीमा में प्रवेश कर गई तो मारे गए। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों की बढ़ती संख्या के कारण अंततः सभी दिशाओं में आतंक और अशांति फैल गई। उनके बॉडी अजीब तरह से स्वतः प्रज्वलित हो गए। अतः आतंक के कारण माहौल बहुत खराब हो गया। अंततः वे और अधिक सहन करने में असमर्थ हो गए और बेतहाशा पीछे हटने लगे। सफेद रंग की वह धारा जो अभी अभी बाढ़ के पानी की तरह उमड़ कर आई थी, एक क्षण बाद फिर सभी दिशाओं में बुरी तरह बह गई। उनका घबराया हुआ तरीका ऐसा था मानो उन्हें डर हो कि अजीब ऑटो इग्निशन उन पर आ पड़ेगा। सभी के चेहरों पर डर और सदमा मौजूद था। कोई ऐसी चीज जो बिना आकार और रंग के किसी को मार सकती है, तेज चाकुओं और तलवारों की तुलना में किसी व्यक्ति के साहस को खत्म करना और भी आसान है। जब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य जागीर के सबसे बाहरी हिस्से से अपनी जान बचाने के लिए भाग गए तो बोई के स्वत प्रज्वलन की असामान्य घटना धीरे धीरे गायब होने लगी। हालांकि इस समय मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को पहले ही गंभीर नुकसान हो चुका था। जैसे ही मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य मूसलाधार तरीके से वापस चले गए, मनो एक प्रकार के भूरे सफेद पाउडर से ढक गया था। पूरा आकाश आतंक और विचित्र खतरे से भरा हुआ था जिससे कोई भी भयभीत हो सकता था।
ये मंजर वाकई उनके लिए बहुत भयानक था। एक क्षण तक शांति बनी रहने के बाद कई निगाहें आखिरकार काले कपड़े पहने आसमान में एक भारी रूलर उठाए हुए युवक की ओर जाने लगी। इस समय वह धीरे धीरे अपने दोनों हाथ फैला रहा था। यदि कोई उसके हाथों को ध्यान से देखे तो उसे उसके ऊपर भयंकर रूप से जलती हुई अदृश्य लिप्टों के समूह स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य जो जागीर से हट गए, उन्होंने हवा में जियोयान को देखते हुए हैरान और भयभीत चेहरे दिखाए। वह ढंग ऐसा था मानो वे किसी दुष्ट राक्षस को देख रहे हों। पहले उनकी रणनीति की दुष्टता उनके दिलों में एक भय छोड़ने के लिए पर्याप्त थी। जागीर के भीतर प्राइमर कबीले के सदस्यों ने जागीर के आंगन के बाहर पाउडर को देखा। उन्होंने भी अनजाने में एक कॉर्लार निगल लिया। उनकी निगाहें आश्चर्य से भरी आंखों से एक दूसरे की ओर देखने लगी। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने उन्हें तब तक पीटा था जब तक कि वे पहले जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ नहीं हो गए थे। उन्हें पटाखों में बदल दिया गया था जो पूरी जगह पर बेतरतीब ढंग से विस्फोट कर रहे थे, जिसके बाद उनमें से आधे से अधिक का सफाया कर दिया गया। हाँ, फीबी इस भयावह दृश्य से सदमे में थी। जब उसने हवा में देखने के लिए अपना सिर उठाया तो उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के प्रति जियोयान की नफरत वास्तव में उस स्तर तक पहुंच गई थी जहां वह उत्सुकता से उनका मांस खाना चाहता था। हाँ, फी जियोयान के चरित्र से काफी परिचित थी। आमतौर पर वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसलिए इस सब के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय केवल स्वयं को दोषी मानता था। यह बंदा अब पहले वाला नर्मदिल वाला युवक नहीं रहा। हालांकि यह उसके लिए एक अच्छी बात मानी जा सकती है। जियोयान द्वारा नरसंहार शुरू करने पर जियोडिंग को जरा सा भी प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय जब वह हंसा और धीरे धीरे बोला तो उसे अपने दिल के भीतर एक हल्की खुशी महसूस हुई। उसकी आवाज में तृप्ति और एक अज्ञात कोमलाहट थी। हाँ, फी ने थोड़ा सिर हिलाया। वह बोलने ही वाली थी कि अचानक जागीर के बाहर व्यवस्थित घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और पूरे शहर से अचानक एक काली काली धारा को आते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गई। एक क्षण बाद उन्होंने उन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को जागीर के बाहर पूरी तरह से घेर लिया, यहां तक कि पानी को भी उनके पास से गुजरने नहीं दिया। ये लोग क्या शाही परिवार की सेना है? हाँ, फी ने घोड़े पर सवार उन काले बख्तरबंद सैनिकों को आश्चर्य से देखा। वह अपनी भौहें ऊपर उठाने से पहले कुछ हद तक स्तब्ध महसूस कर रही थी और तुरंत धीरे से हंसते हुए बोली, याओ ये की रणनीति वास्तव में बुरी नहीं है। जब प्राइमर कबीले को पहले एक विपत्ति का सामना करना पड़ा तो वे प्रकट नहीं हुए। अब जब जियोयान वापस आ गया था और स्थिति काफी बदल गई थी, उन्होंने तुरंत अपनी सेना भेज दी। जिस गति से उन्होंने दिशा बदली वह वास्तव में बहुत तेज थी। जियोडिंग ने मंद मंद हंसते हुए कहा, वे स्वाभाविक रूप से अब अपनी सेना में हेरफेर करके तीसरे भाई का पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइमर कबीले के लिए शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध रखने के काफी लाभ हैं। इसके अलावा हर कोई एक ही महान शत्रु को साझा करता है जिसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। हाँ, फी ने सिर हिलाया। उसकी नजर धातु की धार पर पड़ी और देखा कि एक रास्ता खुला हुआ था। एक मजबूत घोड़ा धीरे धीरे बाहर निकला। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने कानूनों की अनदेखी की है और राजधानी पर आक्रमण करने के लिए भीड़ इकट्ठी की है। उन सबको ले आओ। याओ ये ने अपना हाथ लहराया और दहाड़ लगाई। जब उसने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को देखा तो उसकी आंखें ठंडी थीं, जो घिरे हुए थे। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने इस बार ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने आराम से अपने हथियार नीचे रख दिए और इन क्रूर बाघ भेड़िया जैसे सैनिकों को अपने बॉडी पर डुक्यूई को दबाने वाली बीड़ी लगाने की अनुमति दी। याओ ये ने भी चुपचाप राहत की सांस ली जब उसने देखा कि इन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने विरोध नहीं किया। याओ ये ने इस स्थान पर समस्या का समाधान कर लिया, इससे पहले कि उसकी नजर जागीर पर पड़ती। जब उसकी नजर जमीन पर पड़े पाउडर पर पड़ी तो उसकी आस्तीन के नीचे का हाथ तुरंत खड़ा हो गया। उसने पहले उनमें से कुछ लोगों को अचानक स्वतः प्रज्वलित होते देखा था, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति फिलहाल कुछ असहज थी। इस प्रकार की ताकत सचमुच बहुत महान थी। क्या सचमुच एक ताकतवर व्यक्ति इतना डरावना था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि परदादा ने युनशान से निपटने के लिए उसे सहना चुना था। उसकी नजर ऊपर उठी और उसने हवा में उड़ते हुए काले कपड़े पहने जियोयान की ओर देखा। याओ ये के चेहरे पर कुछ हद तक चलती फिरती मुस्कान उभर आई। उसके लाल होठों से उसकी आवाज निकली, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मुझे तुम्हें मिस्टर यान जियाओ या मिस्टर जियाओ यान कहना चाहिए? जियोयान ने कुछ परिचित दिखने वाली महिला पर नजर डाली। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कुछ ही समय में उसे उसकी पहचान याद नहीं आ सकी। यह राजकुमारी याओ ये है। आप उससे तब मिले थे? हाँ, फी की हंसी धीरे धीरे जियोयान तक पहुंच गई, जबकि वह तमतमा रहा था, जिससे उसे अचानक एहसास हुआ। जब याओ फी ने उसे धीरे धीरे जागीर से बाहर निकलते देखा तो याओ ये ने उसे देखकर मुस्कुराया। वह तुरंत अपने घोड़े से नीचे कूद पड़ी और प्यार से घोड़े का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, हाँ फी जी, मुझे क्षमा करें। मूल रूप से मैं यथाशीघ्र आना चाहता था, लेकिन सेना भेजने में काफी लंबा समय लगता है। याओ ये कि उसके प्रति अचानक गर्मजोशी पर हाँ फी ने कोई आश्चर्य नहीं जताया। वह हंसी। उसका दिल अच्छी तरह से जानता था कि यह संभव है कि शाही परिवार इस समय जियोयान के साथ अच्छे संबंध बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हो। हालांकि उस समय के कुछ मामलों के कारण जियोयान के मन में जियामा साम्राज्य के अन्य गुटों के प्रति काफी खराब धारणा थी। ओह, यह राजकुमारी याओ ये है। जियोयान भी हाफी द्वारा याद दिलाने के बाद लापरवाही से मुस्कुराया। हालांकि उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने अपना सिर उठाया और अपने मुंह से बुदबुदाने से पहले आकाश में अराजक युद्ध के मैदान को देखा। फिलहाल राजकुमारी से मिलने का समय नहीं है। इन सभी लोगों को निपटाने के बाद धीरे धीरे बात करते हैं।
जियामा साम्राज्य की इस भावी महिला सम्राट ने जियो यान के इन कुछ हद तक ठंडे और उदासीन शब्दों के प्रति कोई असंतोष प्रदर्शित नहीं किया। उसने केवल हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जियो यान आकाश में अराजक युद्धभूमि की ओर दौड़ पड़ा। संख्या में कम होने के कारण कुछ मिस्टी क्लाउड सेक्ट के विशेषज्ञ डू वैंग्स आकाश के भीतर लड़ाई में पहले से ही नुकसान में थे। वे केवल हमलों को टाल सकते थे और जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ थे। इसलिए स्थिति तुरंत एक तरफा हो गई जब जियोयान जैसा भारी वजन इसमें शामिल हो गया। धुंधली काली आकृति कुछ मिनटों के लिए आकाश में चमकती रही जब लगभग 4 विशेषज्ञ डू वान गंभीर रूप से घायल हो गए और आकाश से गिर गए। रास्ते में उन्होंने जो ताज़ा खून उगला वह बिल्कुल लाल कोहरे की तरह था जो धीरे धीरे हवा में फैल रहा था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बार बार पराजित विशेषज्ञ डू वैंग्स को देखकर पूरा शहर पूरी तरह से शांत हो गया था। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। कोई भी बता सकता है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में स्थिति को मोड़ने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। टकराना। एक और क्रूर मुख का स्तब्ध कुलीन द वान की पीठ पर मारा गया। भयंकर शक्तिशाली बल के कारण उसकी युद्ध शक्ति तुरंत समाप्त हो गई। अंत में वह व्यक्ति आसमान से सिर के बल गिरा और किसी को पता नहीं चला कि वह मर गया या जीवित। जियोयान की नजर धीरे धीरे राजधानी के बाहर दूर एक धुंधले पहाड़ की चोटी की ओर चली गई। अचानक उसके बॉडी से एक भयंकर आभा निकली और तुरंत पूरे आकाश में फैल गई। जैसे ही जियोयान की आभा फूटी, युन शान, जो अपनी आंखें बंद करके प्रशिक्षण ले रहा था, साथ ही दूर मिस्टी क्लाउड माउंटेन पर फॉरबिडन हॉल में सफेद वस्त्र पहने महिला ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखें सदमे और अविश्वास से भर गईं। यह आभा, यह कैसे संभव है? यह आभा। युन शान की आंखें अविश्वास से भर गईं। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और मुंह से बुदबुदाया, यह कैसे हो सकता है? यह छोटा सा साथी वास्तव में अभी भी जीवित है। बुदबुदाने की आवाज अभी ही आई थी जब युन शान को कुछ याद आया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।